हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड को लेकर कि अगर आप भी रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास साइंस एंड मैथ है तो क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, क्या हो वो स्मार्ट टेक्निक जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी को पता है कि अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल सेकंड का पेपर देने वाले हैं, तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस एंड मैथ वहां पर मिलती है और आपका जो स्कोर यहाँ रहता है वो रहता है 60। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रीट का एग्जाम है वो 150 क्वेश्चंस का करवाया जाता है, जिसके लिए आपको 150 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर जो 30 अंक होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, ज्यादातर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होती है। 30 अंक होते हैं सेकेंड लैंग्वेज के लिए, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश या संस्कृत लेना पसंद करते हैं, और 30 ही अंक होते हैं साइकोलॉजी के लिए। ये जो डिवाइडेशन है वो आप सभी को पता है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपने देख लिया है कि भाई 150 क्वेश्चन का पेपर देना है, 150 ही मुझे अंक मिलने वाले हैं, जिसमें से ये 90 क्वेश्चंस जो है मेरे, या 90 जो मेरे अंक हैं वो इनके डिवाइडेशन में रहने वाले हैं। 30 मैं हिंदी के लिए पढ़ूंगा, 30 मैं इंग्लिश या संस्कृत के लिए पढ़ूंगा और 30 ही मैं साइकोलॉजी के लिए पढ़ूंगा। तो ये तो हो गई जनरल पॉइंट, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे बात करनी है आज हमें, जो कि है साइंस और मैथ का, क्योंकि 90 तो इनके पास चले गए, बचे हुए जो 60 क्वेश्चन या 60 अंक हैं वो किसके पास है? साइंस एंड मैथ के पास। अब कैसे इसमें हम अच्छा स्कोर करें? कहने का अर्थ है कि ऐसा क्या करें कि हम 60 में से 60 ले आए। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हो हमारी रणनीति जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी एक बिंदु जानते हैं कि आपको टीचर किसका बनाया जा रहा है? 6 से लेकर 8 तक का। कि अगर आप रीट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप किन्हें पढ़ाने वाले हैं? 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी मानसिकता या फिर आपका जो नॉलेज है किस आधार पर गिना जाएगा या किस आधार पर टेस्ट किया जाएगा कि आप इन्हें पढ़ाने योग्य हैं या नहीं। पहला पॉइंट, यानी कि आपको 6 से लेकर 8वीं तक का हर एक ज्ञान होना चाहिए, हो गया। दूसरा, कि भविष्य में आप इस पद से अगर पदोन्नत होते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं, तो क्या आपको उनका भी कुछ आता है? जैसे आपको आगे चलकर वरिष्ठ अध्यापक बना दिया जाए, आप 10th लेवल तक पढ़ाने लग जाए, तो क्या आपको 10th का भी आएगा? इसी को भी यहाँ चेक किया जाता है। तो यानी कि आपको 8 से लेकर 10 तक का भी हर एक ज्ञान होना चाहिए। तो अब दो बातें हमने यहाँ से निकाल ली हैं कि हमें इसको पूरा पढ़ना है, मतलब 6ठी से लेकर 8वीं तक का पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए, साथ ही 9वीं व 10वीं का भी हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से उठने वाले हैं। आप 6ठी से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, आरबीएससी, या तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए या फिर आरबीएससी ले लीजिए, दोनों में से आपके पास कोई भी बुक्स अवेलेबल हैं आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर एनसीईआरटी बुक्स ऐप डालेंगे तो आपके पास बहुत से ऐप खुल जाएंगे, आप वहां से बुक्स पढ़ सकते हैं, इजीली वहां से नोट्स वगैरह बना सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधाएं हैं। एक क्लास को पढ़ने में आपको 5 या 6 दिन लगने वाले हैं। अगर आप बहुत अच्छा समय इन्हें दे रहे हैं तो आप बहुत जल्द इनके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और एक शॉर्ट नोट यहाँ पर बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो पहला ही काम आपको क्या करना है, 6ठी से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी या आरबीएससी पढ़नी है। ये वो बिंदु है जो आपके स्कोरिंग के बहुत पास आपको ले जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जब साइंस की तैयारी कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लोगे इन्हें। जब आप मैथ की तैयारी करते हो तो बहुत से बिंदु आपको यहाँ पर समझ नहीं आते हैं। आप उन बिंदुओं को क्या कीजिए, यूट्यूब पर आप उसे सर्च कीजिए और उसमें से आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर? मैंने अपने टाइम पर इसे एक मतलब इतना पता नहीं था यूट्यूब पर मैं कहाँ से पढ़ूं, क्या करूं। साथ ही साथ मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली थी, जो अच्छी क्लासेस मिल गई थी मैंने वहीं से पढ़ लिया। मैंने एक क्लासेस हैं वहां से पढ़ाई की थी, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप देख लीजिएगा अगर आपको वहां पे कुछ समझ में
आता है। तो एग्जामपुर करके है, एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस, इस नाम से करके एक क्लास है जहां से मैंने मैथ की क्लासेस ली थी। वो मुझे मेरी गाइड के अकॉर्डिंग मिलता था, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो गाइड में टॉपिक पढ़ रही हूँ वैसा ही सर कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने वहां से तैयार किया। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी साइंस के लिए भी तैयार की थी और एनसीईआरटी ही मैंने मैथ के लिए तैयार की थी। उसके बाद मेरे पास एक गाइड हुआ करती थी। फिर से वही बात कहूंगी कि मैंने किसी से कोई राय नहीं ली थी, मार्केट में मुझे जो पसंद आया मैंने वो ले लिया। मैंने यहाँ पर गाइड भी लक्ष्य की ली थी, ठीक है। आपके पास जो भी गाइड है वो बेस्ट है, ठीक है। गाइड सब एक जैसी होती हैं, 19-20 का अंतर होता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। मैटर वही भरमार करके डाला जाता है, क्योंकि उन्हें ये करना होता है कि भाई मेरी गाइड से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, सभी क्वेश्चन इसी गाइड से पढ़े हैं। तो वो क्या करते हैं, हद तोड़ मैटर उसमें डाल देते हैं कि कोई भी कैसे भी पूछ ले लेकिन इससे बाहर न जाए। इसलिए गाइड इतनी मोटी हो जाती है, उसमें हर कुछ भर दिया जाता है। तो आपको केवल सिलेक्टिव मटेरियल लेना है, सिलेक्टिव पॉइंट्स वहां से पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं तो मुझे कंप्लीट 6 से लेकर 10 तक पढ़नी है। अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूं तो 6 से 10 तक पढ़ूंगा ही, साथ में जो भी डाउट आएगा उसे मैं यूट्यूब से क्लियर कर लूंगा। जैसे कि ये क्लासेस है, पूरा सिलेबस अवेलेबल करवाती है, मैं यहाँ से इसे पढ़ लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप यूट्यूब वगैरह से ही अपने डाउट क्लियर कर लें। ऐप लेने से या फिर ऑनलाइन तैयारी करने से आपका बहुत समय जाता है, जो इस एज में आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। या तो उनके पास कोई जिम्मेदारियां हैं, या परिस्थितियां ही ऐसी हैं, या बहुत से ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिनकी वजह से वो शायद शायद इतना समय ऑनलाइन क्लासेस में ना दे पाए। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, जितना भी समय आपके पास है आप उसी को आधार मानते हुए अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस का लेंथी सिलेबस ऐड किया गया है, जैसे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव में 5 या 6 जीव ही आपके एनसीईआरटी में डाले गए हैं, तो आपको उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि जो गाइड है वो भरमार दे के बैठी है तो हम भी उनको पूरा पढ़े, नहीं। आप उनको डिटेल से पढ़ लें, उनकी बारीकी से समझ लें कि वो एनसीईआरटी वाले कितना डाल रहे हैं, बस उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आप वो पूरा पॉइंट पढ़ लें। इसी के साथ आपको मानव शरीर पूरा पढ़ना है। तो मानव शरीर में आप इस प्रकार से पढ़ें कि जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा पाचन तंत्र आप इस तरीके से बना करके पूरा, मतलब जैसे उसकी आंत वगैरह के अंदर खाना कैसे चल रहा है, कैसे वो निकलेगा, मतलब पूरा आपको डायग्रामेटिकली बना के पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु लगे उसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, उसे पूरा पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर यकृत वगैरह है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पैंक्रियाज वगैरह है, यहाँ पर आके माउथ वगैरह है, मतलब आप पूरा इसका डिटेल बना के इसमें जो भी बिंदु है उन्हें आप लिखते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे आपको श्वसन तंत्र का पूछे तो इस तरीके से आप फेफड़े वगैरह बना के और जो भी है आपका वो आप कंप्लीटली बना के पढ़ सकते हैं। आप इसी के साथ अगर प्रजनन तंत्र है उसे पढ़ सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र है उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो भी तंत्र आप पढ़ें उसका एक डायग्राम बना लें, चारों तरफ का पेज खाली रख लें और जो भी बिंदु आते जाएं उन्हें एरो लगाकर वहीं पर लिख लें। और इस प्रकार से लिखें कि वो आपकी समझ में आ जाए। अगर आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको हृदय बनाना पड़ेगा, उसमें कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे जा रहा है, किधर जाएगा, आप उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लें, वो आपको समझ में आ जाएगा। आपके ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से होने वाले रोग पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोग हमेशा पूछे जाते हैं, कौन सा रोग किससे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इन्हें रट लें। रटने से ऐसा है कि देखो कुछ बिंदु समझने होते हैं और कुछ बिंदु रटने होते हैं, वो रटने ही होते हैं। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए ये शब्द यूज करने का कि हम रटेंगे नहीं, लेकिन है ऐसे बिंदु जहाँ रटना पड़ता है। मैं एग्री करती हूँ कि रटना भी पड़ता है। तो प्लीज बिना ऐसे फालतू की बातों में फंसे कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, आपको जैसी सुविधाएं लगे ना पढ़ने की वैसे पढ़ा करो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा इस तरीके से अपने लिए खुद तैयार कीजिए, खुद पढ़िए। ज्यादा लिखने की, ज्यादा वैसे भर भर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक सफिशिएंट मटेरियल आपको तैयार
करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर जंतुओं के बारे में भी है थोड़ा बहुत, तो आप वो पढ़ सकते हैं। पेड़ पौधों के बारे में है, जैसे पेड़ के बारे में अगर पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ये तना हो गया, इधर जड़ वगैरह है, यहाँ पर जो आपकी पत्तियां हैं, कैसे जड़ का भोजन किस प्रकार से है, तने में क्या हो रहा है, पत्ती में क्या हो रहा है, वहीं पे लिख दिया। कौन से भाग को क्या पुकारते हैं ये यहाँ लिख दिया। साथ ही कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से हो रही है, जैसे एक लीफ बनाई, उस लीफ पर प्रकाश गिर रहा है, यहाँ पर जो आपके आगे की क्रियाएं हैं वो हो रही हैं, कैसे इसमें रंध्र होते हैं, कैसे रंध्र वगैरह उपस्थित होते हैं, हर एक बिंदु का वहीं पे पढ़ लीजिए। इसी के साथ केमिस्ट्री के भी बहुत से पॉइंट ऐड किए गए हैं, जैसे संरचना हो गई परमाणु की, वो कैसी होगी, उसमें आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन्स कहाँ है, कैसी उनके परमाणु क्रमांक वगैरह हैं, हर एक बिंदु पूछे गए हैं, आप बना लीजिए। फिजिक्स है तो बल है, साथ ही साथ विद्युत धारा है, ऐसे बहुत से पॉइंट आप उन्हें भी देख लीजिए। मतलब आपको ऐसा पढ़ना है कि जो बहुत सफिशिएंट हो, बहुत आपके लिए मतलब एकदम सटीक मटेरियल हो। इसमें कॉपियां नहीं भरनी है, बहुत छोटी कॉपी, मतलब 20 से 25 पेज में आपकी साइंस को समेट देना है। ऐसा ही मैथ के साथ कीजिए। मैथ की भी आपको बहुत अच्छी थ्योरीज लेनी है पहले, कि उसको पढ़ने से पहले मैं उसके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके पॉइंट को मैं समझ लेता हूँ। जब पॉइंट समझ में आ जाए तो फिर उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। जैसे आप वर्ग पढ़ रहे हैं, वर्ग की थ्योरी ले ली, फिर उससे थ्योरी क्लियर हो गई, थ्योरी को मैंने एक बार समझ लिया, फिर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसे ही वर्गमूल पढ़ूं तो पहले वर्गमूल की थ्योरी और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व। तो घनमूल है, वर्गमूल है, साथ ही साथ घातांक है, और त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्त है, बहुत सी आकृतियां दी गई हैं, तो आप इन्हें पढ़ें। और जब आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, मतलब साइंस एंड मैथ अच्छी हो जाए, उसके साथ ही आज मैं शिक्षण विधियों के लिए भी आपसे 2 बिंदु कहना चाहूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डरते हैं कि अगर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण विधियां कैसे पढ़ सकते हैं। अरे स्टूडेंट्स, आप एक बात कॉमन पॉइंट पे सोचिए, बिना घबराए सोचिए। हिंदी की पढ़नी है, आपकी दूसरी लैंग्वेज जो भी हो, इंग्लिश या संस्कृत, उसकी पढ़नी है, साथ ही साथ साइंस की पढ़नी है, मैथ की पढ़नी है, मैं कैसे पढ़ूं? ठीक है, आप इनके बिंदुओं को देखिए। इन सभी में क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, इन सभी में क्या है? नवाचार है। इन सभी में क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो कॉमन है। ठीक है, आप अगर एक बार मूल्यांकन को बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं तो हो गया, एनसीएफ को एक बार अच्छा पढ़ लेते हैं तो हो गया, आरटीई 2009 को पढ़ लेते हैं तो हो गया। इन्हीं का रिपीटिशन है, बस सब्जेक्ट में इनका यूज क्या है वो बदला है। कुछ एक शिक्षण विधियां बदली हैं कि साइंस है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से करना होगा। हिंदी है तो कैसे आप हिंदी को रिप्रेजेंट करते हो वो करना होगा। तो आपको बिना डरे तैयारी करनी है। आप अगर किसी चीज को बर्डन बना लोगे ना तो आप तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप समझते हो तो आप कर सकते हो। जैसे भाई साइंस है, साइंस को मैंने पहले शब्द पे गौर किया, तो साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल्स चलते हैं। यहाँ पर कोई रूढ़िवादिता वाली बात यहाँ पर नहीं चलती है। पहले यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट्स को समझाया जाता है कि ये कैसे हुआ था, उसकी जड़ तक जाया जाता है। तो ऐसी ही कुछ शिक्षण विधियां मुझे समझनी होंगी। साथ ही इसका मूल्यांकन उसी के आधार पर होगा जो प्रैक्टिकल को प्रायोरिटी देगा। मैथ है तो इसके न्यूमेरिकल्स को प्रायोरिटी देगा। यहाँ पर खोज जो हुई थी इन चीजों की, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे मैथ को आप इजी वे में पढ़ा सकते हो उससे लेना देना है। तो आपको पहले सब्जेक्ट की बारीकी को समझना है, उसके बाद ही आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। आप मुझसे भी अगर साइंस एंड मैथ के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं क्लियर करवा सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको